गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब। मैं फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर। तो आज है 10 मार्च। देखते हैं क्या है हमारे पास। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने मॉर्निंग के थॉट के साथ में। तो हम देखते हैं क्या है हमारे पास सुविचार के रूप में। सुबह का सुविचार क्या है। तो इस अफसोस के साथ न उठो कि कल आप क्या नहीं कर पाए, बल्कि इस सोच के साथ उठो कि आज आप क्या कर सकते हो। यानी जो बीत गया उसको विसार दीजिए, उसको भूल जाइए और नई उम्मीद, नए जोश के साथ आगे बढ़िए और अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। तो इसी जोश के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ अपना सेशन। चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास खास। पहली बात हम करेंगे CISF स्थापना दिवस के बारे में। CISF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसका स्थापना दिवस 10 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और इस बार भी 10 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया जाएगा। और आपको हम बता दें कि हमारे देश में 6 अर्धसैनिक बल हैं। तो उन 6 अर्धसैनिक बलों में से एक है CISF, जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो 10 मार्च 1969 को लगभग लगभग 2200 कर्मियों की शक्ति के साथ हुआ था। और 15 जून 1983 को जब संसद में एक अधिनियम पारित किया गया, तो उसके बाद से इसको पूरे भारत गणराज्य का सशस्त्र बल नियुक्त कर दिया गया था, जिसकी टैगलाइन क्या है, संरक्षण एवं सुरक्षा। नेक्स्ट है धूम्रपान निषेध दिवस यानी नो स्मोकिंग डे। तो नो स्मोकिंग डे हर साल मार्च के महीने का जो दूसरा बुधवार है उस दिन मनाया जाता है। और इस बार जो ये सेकेंड वेडनेसडे पड़ा है मंथ के महीने में वो 8 मार्च को पड़ा है। तो इसलिए 8 मार्च को ही धूम्रपान निषेध दिवस या नो स्मोकिंग डे सेलिब्रेट किया गया है। और इसकी जो थीम थी 2023 की, वो थीम क्या है, तो धूम्रपान बंद करने से आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार होता है। और साथ में ही छोड़ो और जीतो यानी क्विट एंड विन के साथ में इस दिन को सेलिब्रेट किया गया है। स्पेशली जो लोग धूम्रपान करते हैं उनको किस तरीके से धूम्रपान की आदतों से छुटकारा दिलाया जाए। जो धूम्रपान का प्रभाव है, स्मोकिंग का जो प्रभाव है हमारी बॉडी पर, हमारे मस्तिष्क पर क्या पड़ रहा है, इससे लोगों को जागरूक किया जाए और लोगों को अपना स्वास्थ्य को सुधारने में मदद की जाए। ठीक है। सबसे पहले नो स्मोकिंग डे 1984 में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के द्वारा मनाया गया था। और क्या किस दिन मनाया गया था, तो ऐश वेडनेसडे के दिन मनाया गया था। और इसी दिन हर साल मार्च के महीने का जो दूसरा बुधवार होता है उसमें फैसला किया गया मनाने के लिए नो स्मोकिंग डे के रूप में। त्रिपुरा के नए सीएम पद की शपथ ग्रहण की है किसने, माणिक साहा ने। और इन्होंने सीएम पद की शपथ दूसरी बार ग्रहण की है। अभी त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो जिसमें बीजेपी की जो पार्टी है वो जीती है और बीजेपी को 32 सीट्स मिली हैं। यहाँ का जो सदन है त्रिपुरा का वो 60 सदस्यीय सदन है, जिसमें से 32 सीटें बीजेपी के पास आई हैं और लगभग 81.1% मतदान हुआ था। ठीक है। और साथ में ही 8 अन्य विधायकों ने भी शपथ लिया है, जो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में। अगर हम त्रिपुरा के बारे में बात करें तो भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है भौगोलिक दृष्टि से बात करते हैं तो। इसका जो उत्तर पश्चिम और दक्षिण एरिया है वो बांग्लादेश से इसकी जो सीमा है वो अटैच करती है। और जबकि जो पूर्वी सीमा है वहां पर असम और मिजोरम हमें देखने को मिलेगा। राजधानी इसकी अगरतला है और यहाँ पर 2 भाषाएं प्रमुख रूप से बोली जाती हैं, बंगाली और त्रिपुरी भाषा, जिसको हम कोक बोरोक भी कहते हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, तो राज्यपाल हैं श्री सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है, तो शालिजा धामी बन गई हैं। और इन्होंने 8 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना ने इस बात की घोषणा करी है। और साथ ही आपको बता दें कि अभी के टाइम में वर्तमान में ये अग्रिम कमान मुख्यालय के ऑपरेशंस ब्रांच में ये शामिल हैं। अच्छा, भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, पहली बात, जिसका मुख्यालय हमें नई दिल्ली में मिलेगा। और वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ कौन है, तो मार्शल VR चौधरी हैं।
और जो हमारी भारतीय वायुसेना है, इसकी जो टैग लाइन है वो क्या है, ये देख लेते हैं। तो इसकी टैग लाइन है, महिमा के साथ आकाश को स्पर्श करना। जो हमारा जो भगवत गीता है उसके 11 अध्याय से लिया गया एक टैग लाइन है हमारे भारतीय वायु सेना का। इसके बाद हम बात करेंगे कर्नल गीता राणा के बारे में, जो पहली महिला अधिकारी बनी है फील्ड वर्कशॉप की कमांड संभालने वाली। जो ये फील्ड है वो कहाँ पर है, तो लद्दाख, पूर्वी लद्दाख की सीमा पर है, जो भारत चीन की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ के लिए नियुक्त की गई है कौन, कर्नल गीता राणे। भारतीय सेना के कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की कर्नल गीता राणे है, जो पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप की कमांड करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है महिलाओं के लिए। देखिए, जो कोटक एमएफ है उसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर डिजिटल अभियान की शुरुआत करी है। ठीक है, 8 मार्च को स्टार्ट करा है, और कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ठीक है ना, और जिसकी जो इनिशिएटिव या जो अभियान चलाया गया है उसका नाम क्या है, तो डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। और हैशटैग क्या दिया गया है, हैशटैग इंक्लूड ऑल के साथ में डिजिटल समावेशन को बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है कोटक एमएफ के द्वारा। अच्छा, अगर हम इसके जो सीईओ कौन है, तो वो है नीलेश शाह हैं, एमडी भी हैं और सीईओ हैं। उन्होंने ऐसी घोषणा करी है, और स्पेशली इन्होंने ये भी कहा है कि जो घरेलू सहायक होते हैं, यानी जो हाउस हेल्पर होते हैं, साथ में जो नौकर होते हैं, उनको डिजिटली साक्षर बनाना भी इसका उद्देश्य है, इस अभियान का उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे अट्टुकल पोंगल उत्सव के बारे में, जो केरल में मनाया गया है। 10 दिन तक चलने वाला एक प्रोग्राम है जो स्पेशली महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है ना, और आपको बता दें कि 7 मार्च को अट्टुकल भगवती मंदिर में हजारों महिला भक्त एकत्र हुई थी, और साथ ही ये दुनिया की जो महिलाओं की सभाएं हैं उसमें से सबसे बड़ी सभाओं में से आता है, जिसमें महिलाएं अट्टुकल भगवत मंदिर में देवी के जश्न को मनाने के लिए एक साथ एकत्रित होती हैं। और इस अवसर पर क्या किया जाता है, ईंट के चूल्हे बनाए जाते हैं, और खीर और पायसम यानी चावल, गुड़, स्क्रैप्ड नारियल का प्रयोग करके खीर बनाई जाती है, जिसको पायसम भी कहा जाता है। ये जो त्योहार है, कप्पू केट्टू समारोह के दौरान देवी कन्नाकी चरितम की कहानी को संगीतमय प्रतिपादन के साथ शुरू किया जाता है। यानी जब इसकी स्टार्टिंग की जाती है तो जो देवी है कन्नाकी चरितम, उनकी उनकी आराधना करते हुए, उनकी कहानी को बताते हुए किया जाता है। जो समारोह का नाम क्या है, कप्पू केट्टू समारोह। अगर हम अट्टुकल भगवती मंदिर के बारे में बात करते हैं, तो ये स्पेशली महिलाओं के सबरीमाला के रूप में इसको जाना जाता है। देवी भगवती को समर्पित है ये मंदिर। और ये जो हमारा अट्टुकल पोंगल उत्सव है, इसको महिलाओं की सबसे बड़ी वार्षिक सभा के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। स्पेशली जो इसकी वास्तुकला हमें देखने को मिलेगी, वो तमिल वास्तुकला और केरल की जो वास्तुकला है उसका मिक्स रूप हमें देखने को मिलेगा। और इस मंदिर में देवी काली, देवी पार्वती, भगवान शिव और देवी श्री राज राजेश्वरी के हमें मूर्तियां देखने को मिलेंगी। सेवलॉन इंडिया दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है, किसे, सचिन तेंदुलकर को बनाया है। और दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाने वाला बन गया है सेवलॉन इंडिया। और आपको बता दें कि स्पेशली जो इसका मिशन चल रहा था, है ना, कि स्वच्छता को बढ़ाना, स्वच्छता के लिए काम करना, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन कार्यक्रम के तहत ही आईटीसी लिमिटेड द्वारा चलाया गया एक इनिशिएटिव था, जो 2016 में स्टार्ट किया गया था। और इसी श्रृंखला में उन्होंने ऐसा करा है, सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, गोवा में 23rd नंबर का राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो आपको बता दूं मैं कि हमारे जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं किरेन रिजिजू, और साथ में ही गोवा के राज्यपाल हैं श्री PS श्रीधरन पिल्लई, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। 5 से 9 मार्च के बीच में ये पूरा इवेंट चला है। और साथ में ही आपको ये भी बता दें कि स्पेशली जो इसके विषय थे, जिन बातों पर बात की गई है,
शासन और कल्याण पर ध्यान देना, अप्रचलित कानूनों को हटाना, यानी वो कानून जो खराब हो गए हैं, जो अभी के टाइम में जो हमारी सोसाइटी है उसके लिए सही नहीं है, उनको हटा देना, और प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्राथमिकता देना, यानी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, टेक्निकली काम करना। इन विषयों पर सम्मेलन किया गया और इस सम्मेलन में 52 देशों के लगभग 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। अब हम बात करेंगे एलडीसी के बारे में, यानी अल्पतम विकसित देश, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। एक सम्मेलन हुआ है 5 से 9 मार्च के बीच में कतर की राजधानी दोहा में। मंत्री स्तरीय बैठक हुई है जो हर 10 साल के बाद ऑर्गेनाइज की जाती है। तो इस बार भी ऑर्गेनाइज करा गया है 5 से 9 मार्च के बीच में। अगर मैं बात करूं तो स्पेशली जो दक्षिण और दक्षिण सहयोग के जो देश हैं उनके बीच में जो तकनीकी रूप से, टेक्नोलॉजी के रूप में एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे को लेकर आगे बढ़ना, और साथ ही इस सम्मेलन में एक एक्शन प्लान बनाया जाता है 10 साल के लिए और उस एक्शन प्लान पर काम किया जाता है। स्पेशली जो साउथ के जो देश हैं, विकासशील देश हैं, उनके बीच में तकनीकी रूप से एक दूसरे को हेल्प करने के लिए बनाया गया संगठन है। और जो एक एक्शन प्लान बना था जिसका नाम था ब्यूनस आयर्स एक्शन प्लान, और उसी को संदर्भित करने के लिए एक नया जो है सहयोग संगठन निकलकर सामने आया जिसका नाम है एलडीसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन के बारे में, जो ऑर्गेनाइज किया गया था 6 मार्च को, और ये 5वें नंबर का आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन था। कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, वहां पर आयोजित किया गया था। स्पेशली भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत का जो आसियान के देश हैं उनके साथ बहुत ही अच्छा मैत्रिक संबंध है। तो इस मैत्रिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए एक इवेंट के रूप में, एक त्योहार के रूप में मनाने के लिए ही सेलिब्रेट किया गया है 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन। अगर मैं आसियान के सदस्यों के बारे में बात करूं तो 1967 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करने के साथ स्थापित किया गया था। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संघ है ये, जिसमें स्टार्टिंग में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल थे, और अभी के टाइम में इसमें 10 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें इन 5 देशों के अलावा ब्रुनोई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम भी हैं। स्पेशली ये आपस में सुरक्षा, सैन्य, शैक्षिक और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण को सुविधा प्रदान करने के लिए एक संगठन बनाया गया है। अगर हम आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन के बारे में बात करें तो भारत का जो आसियान से जुड़ाव है उसको प्रदर्शित करने के लिए ही इस बार आसियान भारत मित्रता वर्ष के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। और मलेशिया का अगर हम परिचय देखते हैं तो अगर आप वर्ल्ड मैप में मलेशिया को देखोगे तो दक्षिण पूर्व एशिया में आपको एक उष्ण कटिबंधीय देश के रूप में मिल जाएगा, जो चीन सागर से 2 भागों में विभाजित होता है। इसकी राजधानी कुआलालंपुर है, लेकिन अभी हाल ही में जो मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी है उसको पुत्रजया में स्थानांतरित किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि 13 राज्यों से बनाया गया एक संघीय संवैधानिक राजतंत्र है, जिसकी आधिकारिक भाषा आपको यहाँ पर मलय और मुद्रा आपको रिंगिट मिलेगी। नेक्स्ट बात करेंगे प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता बन गए हैं सर डेविड चिपरफील्ड, और इनको नागरिक वास्तुकार, शहरी योजनाकार और कार्यकर्ता हैं। और साथ ही ये जो पुरस्कार है वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान के रूप में दिया जाता है। प्रित्जगर वास्तुकला जो पुरस्कार है इसकी स्टार्टिंग की गई थी 1979 में हयात फाउंडेशन के द्वारा। स्पेशली जो लोग आर्किटेक्ट के फील्ड में काम करते हैं उनकी प्रतिभा को, उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए किया गया था। पिछले साल यानी 2022 का जो प्रित्जगर वास्तुकला पुरस्कार है वो मिला था किसे? फ्रांसिस केरे को मिला था, और 2021 में एनी लाकाटन को और जिन फिलिप वासल को मिला था। सर डेविड एनएल चिपरफील्ड के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है 1953 में लंदन में हुआ था।
इनकी कुछ उल्लेखनीय परियोजनाओं की लिस्ट मैंने दी है जो आप देख सकते हैं। नदी और रोइंग संग्रहालय बनाया, बीबीसी स्कॉटलैंड मुख्यालय बनाया, टंडन समकालीन जो मार्गरेट यूनाइटेड किंगडम में स्थित है उसको बनाया, कैंप सेंट लुइस कला संग्रहालय बनाया। ये लिस्ट आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। साथ में ही इन्होंने जो 1999 में प्रित्जगर पुरस्कार विजेता थे स्वर्गीय रिचर्ड रोजर्स, उनके नेतृत्व में भी काम किया था और इनको उनके काम का अनुभव था, तो जिस वजह से इन्हें मिला है प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोटा अनाज मेला सह प्रदर्शनी आयोजित की गई है तमिलनाडु के मदुरई में। कहाँ पर आयोजित की गई है? तमिलनाडु के मदुरई में आयोजित की गई है। और स्पेशली ये जो सह प्रदर्शनी है ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग और तमिलनाडु सरकार का जो कृषि विपणन और कृषि विभाग है उसके सहयोग से आयोजित की गई है। तमिलनाडु का जो कृषि विज्ञान केंद्र है मदुरई में स्थित है वहां पर। और स्पेशली इसमें प्रधानमंत्री औपचारिकरण यानी PMFME योजना के अंतर्गत जो है ये आयोजन किया गया है। स्पेशली मोटे अनाज कौन कौन से? तो ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मिलेट है, हाँ है ना, उनके प्रदर्शनी के लिए ऐसा किया गया था। अच्छा, 3 से 5 नवंबर 2023 के बीच में मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 ऑर्गेनाइज किया जाएगा दिल्ली के प्रगति मैदान में, पहली बात। दूसरी बात हम करेंगे PMFME योजना के बारे में, जो स्पेशली सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का प्रधानमंत्री औपचारिकरण योजना के रूप में जाना जाता है। अच्छा, हमारे देश का जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है उसके द्वारा 29 मार्च 2020 को ये जो योजना है वो स्टार्ट की गई थी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, जिसका उद्देश्य है कि जो हमारे असंगठित क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमी हैं, छोटे किसान हैं, छोटे उद्यमी हैं, उनको उनके प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, उनको प्लेटफॉर्म प्रदान करना, जिससे कि वो नए 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 तरीके के अनाज उत्पादित कर सके और अपने मार्केट में उसको बेचने में उनको सुविधा मिल सके। अब हम बात करेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक सम्मेलन के बारे में, जो 8 से 11 मार्च के बीच में आयोजित होगा। और साथ ही आपको बता दें कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बानीज, उनकी पहली भारत यात्रा है, जो अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली की यात्रा करेंगे। और 2017 के बाद किसी भी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है, यानी 2017 के बाद ये यात्रा हो रही है। मुक्त व्यापार समझौता क्या है, यानी FTA क्या है? तो स्पेशली दो देशों या दो से अधिक देशों के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो कुछ भी परेशानियां आ रही हैं उसको दूर करने के लिए समझौता है मुक्त व्यापार समझौता। देखिएगा, भारत ने अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ 13 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिनमें 3 समझौते शामिल हैं। पहला है भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता, दूसरा है भारत UAE व्यापक साझेदारी समझौता और तीसरा है भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता यानी ECTA। अब हम बात करेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA के बारे में। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में आयात और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये जो समझौता है वो किया गया है। भारत जो है ऑस्ट्रेलिया से बड़े पैमाने पर कच्चा माल निर्यात करता है और साथ ही आपको बता दें कि जो भारत का तैयार माल है वो ऑस्ट्रेलिया में बेचा जाता है। भारत से ऑस्ट्रेलिया से जो भारत का आयात है वो 17 अमेरिकी डॉलर बिलियन है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को इसका जो निर्यात है वो क्या है 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो 10.5 अमेरिकी डॉलर बिलियन था। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, जिसका नाम है ट्रॉपिक्स 23 यानी समग्र युद्ध तत्परता अभ्यास, है ना। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा भी था कि नवंबर 2022 से स्टार्ट हुआ था और मार्च 2023 तक लगभग 4 महीने तक चला और अब ये समाप्त हो गया है। और इसकी समाप्ति कहाँ पर हुई है? तो अरब सागर में हुई है। और आपको बता दें कि स्पेशली इसमें तटीय रक्षा अभ्यास, जिसका नाम है सी विजिल, जमीन और जल में अभ्यास यानी एमपेक्स, ये 2 तरीके के अभ्यास किए गए हैं। और भारत की तरफ से भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और तट रक्षक बलों ने भागीदारी करी थी। ट्रॉपिक्स 23 में लगभग 70 भारतीय नौसेना के जहाजों और 6 पनडुब्बियों और 75 से अधिक विमानों ने भाग लिया था। नेक्स्ट बात करेंगे 2023 का गोल्डन सिटी गेट टूरिस्ट अवार्ड 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है?
तो ITB बर्लिन में आयोजित किया गया है 7 से 9 मार्च के बीच में, जिसमें 8 मार्च को भारत के जो पर्यटन मंत्रालय के सचिव हैं, जिनका नाम है श्री अरविंद सिंह को पुरस्कार मिला है। वो पुरस्कार क्या है देख लेते हैं, और किस श्रेणी में मिला है वो भी देख लेते हैं। तो पुरस्कार मिला है गोल्डन सिटी टेर टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार मिला है। और श्रेणी कौन सी है, तो टीवी/ सिनेमा, कमर्शियल्स, इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी में भारत का जो पर्यटन मंत्रालय है उसके तरफ से श्री अरविंद सिंह के द्वारा 8 मार्च को पुरस्कार प्राप्त किया गया, जिसका नाम था गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार। और आपको बता दें कि पूरी दुनिया भर के जो शहर हैं, क्षेत्र हैं, होटल हैं, उनका जो भी मीडिया के क्षेत्र में काम हो रहा है उसको एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के रूप में बढ़ावा देने के लिए, प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए ये पुरस्कार हर साल ITB बर्लिन में आयोजित किया जाता है और दुनिया का एक प्रमुख पर्यटन व्यापार शो के रूप में इसे जाना जाता है। अब हम बात करेंगे भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं एरिक गारसेटी को। और आपको मैं बता दूं कि भारत में जो राजदूत का पद था अमेरिका की तरफ से वो लगभग 2 साल तक क्या था, खाली था, है ना। और अभी के समय में जो एरिक गारसेटी हैं वो लॉस एंजल्स के पूर्व मेयर हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेख मोहम्मद को के बारे में, जो कतर के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। और इसके बाद जो है अब नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं, तो नए प्रधानमंत्री बन गए हैं शेख मोहम्मद। इनका पूरा नाम अगर हम देखें तो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक जी के बारे में, जिनका 9 मार्च को 67 साल की उम्र में निधन हो गया। इनका जो जन्म है वो 13 अप्रैल 1965 को हरियाणा में हुआ था। और ये NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और साथ में ही फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII के छात्र थे। और अपने जो फिल्मी करियर है उसकी शुरुआत इन्होंने 1980 के दशक में करी थी। इनको 1990 में राम लखन के लिए और 1997 में साजन चले ससुराल मूवी के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार भी मिला था। और इन्होंने कई सारी फिल्मों का निर्देशन किया था, जैसे रूप की रानी और चोरों के राजा से इन्होंने निर्देशन का जो काम है वो स्टार्ट किया था। साथ ही उनकी कई सारी मूवीज जैसे मुझे कुछ कहना है, तेरे नाम, बधाई हो बधाई, हमारा दिल आपके पास है, ऐसी मूवीज का उन्होंने निर्देशन करा है। आई होप कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस अच्छे होंगे, या अगर आप कोई देश दुनिया की खबर सुनना चाहते हैं तो आपको सारी खबरें यहाँ पर मिल गई होंगी। एक्सप्लेन करती हूँ हर एक खबर को, जितना हो सके उतनी मेरी कोशिश रहती है कि जो भी ज़रूरी है उस खबर से रिलेटेड वो सारी जानकारी मैं आपको प्रदान कर दूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको हेल्पफुल लगता है तो स्टडी ग्रुप में से इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय। कल फिर से मिलूंगी अपने इसी चैनल पर वाईफाई स्टडी विद नंदिनी पर। थैंक यू।